हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक जबरदस्त टॉपिक, जिसके तहत हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण। तो हमने इसके लिए पहला वीडियो क्रिएट कर दिया हुआ है, पहला वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और उस वीडियो को देखिए। हालांकि मैं यहाँ पर एक बार उसे क्विक रिवीजन करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। और ये संविधान सभा के निर्माण की बात, मतलब सबसे पहले किसी ने कहा था कि भारत में संविधान सभा भी होनी चाहिए जो संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले एम एन राय ने की थी। किसने की थी? एम एन राय ने की थी। तो ये संविधान सभा बनी कैसे? तो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आने वाली एक योजना थी जो मार्च 1946 में भारत पहुंची थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में चल करके भारत की सत्ता को हस्तांतरित किया जाएगा, क्योंकि भारत आजाद होने वाला था। और यहाँ की जो दो बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनसे बात की जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। लेकिन ये भारत में आता है तो ये क्या बनाता है? संविधान सभा का निर्माण कर देता है। कौन? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, शॉर्टकट में मैंने लिखा है कॉल। तो ये मैंने पूरा पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर हम थोड़ा क्विक रिवीजन करें ताकि आप लोग इस लय में आ जाए। देखिए, भारत की आजादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। और इनकी सरकार जो थी उस सरकार का नाम था लेबर पार्टी। इन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था ताकि ये भारत में जाकर के संविधान सभा का गठन कर सके। और ये भारत में आता है, संविधान सभा का गठन कर देता है। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। और इस संविधान सभा का जब गठन हो गया तो इसमें कुल मिलाकर के 389 सदस्य आए। कितने सदस्य? 389 सदस्य। और ये सब जो सदस्य थे अलग अलग क्षेत्रों से थे। जैसे 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अच्छा, इसमें 15 महिलाएं भी थी। कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15। 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। और इनमें से भी ये लोग अलग अलग क्षेत्र से आए थे, जैसे ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी की संख्या 4 थी, ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और संविधान सभा की बैठक भी हम आपको पढ़ा दी है। संविधान सभा की क्रमशः 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद ये संविधान सभा चल नहीं पाई, मतलब ये बैठक चल नहीं पाई। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यू अध्यक्ष बने रहते हैं जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है। मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर को जो बैठक हुई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। और इसका अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? कब? कितनी तारीख को हुआ था? 24 जनवरी। कितनी तारीख को हुआ था? 24 जनवरी 1950, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। तो जितना अभी हम आपको बताएं, ये सारा का सारा हम पढ़ा दिए, मतलब इसका हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम आपको लिंकअप कर रहे थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे आगे। क्या पढ़ाएंगे? अब आपको हम इसके आगे पढ़ाएंगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो अब हम आपको आगे बताते हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए, हमारी संविधान सभा बनकर के पूरी तरह तैयार हो गई थी और संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। तो संविधान सभा को चलाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, लगभग 13 समितियां। कितनी समितियां बनाई गई थी? 13 समितियों का गठन किया गया था। 13 समितियों का गठन किया गया था। और क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे संचालन समिति,
संचालन समिति के अध्यक्ष, समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करना बहुत आसान होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो बताइए अध्यक्ष ही तो किसी भी समिति को संचालन करने का काम करता है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और अध्यक्ष ही समिति का संचालन करता है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, संघ संचालन समिति, संघ संचालन समिति, तो संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री कौन थे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ या केंद्र सरकार किसके अधीन रहता है? मतलब सबसे ज्यादा उसमें पावरफुल कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। तो संघ का सारा काम किसके जिम्मे पर रहेगा? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष और अध्यक्ष ही समिति का संचालन करता है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल या मौलिक कर्तव्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति, तो प्रांतों को इकट्ठा करने का काम आप सुने होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने भारत में राज्यों को जो भी प्रांत थे इन सबको एकीकरण करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसे याद कर लीजिएगा कि प्रांतीय संचालन समिति या प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रांत में ही तो नागरिक लोग रहते थे और नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो प्रांतीय संचालन समिति या मूल कर्तव्य समिति या अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? इन तीनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति आती है आपकी झंडा समिति। कौन सी समिति? झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। इनका नाम याद करके रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। देखिए, बनाई तो 13 समितियां गई थी, लेकिन यहाँ पर हम सारी समितियों को बता नहीं सकते। जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसी को हम आपको बताएंगे। जैसे संचालन समिति, संचालन करने का काम कौन करेगा? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संचालन समिति, संघ में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीटी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक के हितों की बात हो या मौलिक कर्तव्य देने की बात हो या प्रांतों में शासन करने की बात हो, यह सारा काम कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही प्रांतों का एकीकरण किया था। प्रांतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए प्रांतों को देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला झंडा समिति, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। इनका नाम बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आगे सलाहकारिणी समिति, सलाहकारी समिति, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। देखिए, एक थे एम.एन. राव, एम.एन. राय जो थे, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी 1934 में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे ये सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, ना कि ये एम.एन. राय हैं। तो नाम में कंफ्यूजन मत रखिएगा। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे?
B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। अगला देखते हैं, देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। कौन सी समिति? मसौदा समिति, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग, जो भी ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तीनों नाम एक ही हैं। चाहे आपसे बोले प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके अध्यक्ष को आपको जरूर याद रखना है। जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संचालन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्पसंख्यक समिति मौलिक कर्तव्य समिति या प्रांत संचालन समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? इन तीनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी प्रांत नाम आए तो आपको तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऐड करना है। इसके बाद झंडा समिति याद करके रखना है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी। और अगला है सलाहकारी समिति, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे B.N. राव। सलाह देने का काम कौन करते थे? B.N. राव करते थे। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति का गठन कब हुआ था? कभी कभी ये पूछता है कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 कब हुआ था? 29 अगस्त 1900। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। और जब इस समिति का गठन हुआ था तब इसमें थे 7 सदस्य। कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष थे और 7 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो आपको याद करना है कि प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7, जिसमें से एक अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। और अन्य 6 सदस्य भी थे। तो इस तरीके से इन समितियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, कितने रुपए खर्च हुए, और जब बन करके तैयार हुआ तो इसमें कौन कौन से प्रारूप किए गए। तब तक आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इससे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे। तो संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर दिया। संविधान सभा ने भारत में एक संविधान की व्यवस्था कर दी, एक संविधान बना दिया। लेकिन इस संविधान को बनाने में बहुत सारे प्रावधान हुए, मतलब बहुत से पैसे खर्च हुए, कुछ दिन लगे। कभी कभी इन छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, संविधान को बनाने में कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18। अगर लगभग में देखें तो ये लगभग 3 साल था। देखिए, 2 वर्ष 11 माह 1 महीना और अगर हो जाता तो ये 3 साल हो जाता। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को पूरी तरह बनाने में। और इसमें खर्च कितने का आया था? तो खर्च आया था 63,96,729। कितने रुपए? 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। देखिए, पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था ना, तब लोग अपने आप को भारतीय मानते थे। तब 1-1 रुपए का हिसाब होता था। तभी देखिए यहाँ पर 1-1 रुपए का हिसाब दिया गया है। आजकल तो सब बेईमान हो गए हैं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब करते हैं। पहले जब देश आजाद नहीं था तो लोग भारतीय हुआ करते थे। अब भारतीय की भावना नहीं रह गई लोगों में। तो हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर एजुकेशन नहीं कोई प्राप्त किया तो ये कौन जानेगा कि हमारे संविधान को किसने बनाया था, इसमें कितने रुपए खर्च हुए, कितना समय लगा, कितनी ईमानदारी के साथ बनाया गया था, इसको कौन बताएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और खर्च कितने का आया था? 63,96,729। सोचिए, 1-1 रुपए का हिसाब दिया गया है। इसको अगर हम कहना चाहें तो लगभग 64 लाख कह सकते हैं, क्योंकि 63,96,729। तो लगभग में अगर देखा जाए तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग
तो जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था तब उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन समय के साथ साथ इसकी संख्या बढ़ती गई, जैसे अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई, लेकिन ये इसका नंबर नहीं बढ़ा, इसमें का, खा, गा ऐसे जोड़ करके बढ़ा दिया गया है। तो अगर मूल रूप से देखें तो 395 अनुच्छेद है, इसमें का, खा, गा, गा करके बढ़ाया गया है। और अनुसूचियां तो निश्चित रूप से बढ़ गई, अनुसूचियां पहले 8 थी, अभी कितना हो गई हैं, 12 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। और ऐसे जो भाग था, भाग में भी का, खा, गा जोड़ दिया गया है और इससे इसकी संख्या बढ़ करके 25 हो गई है। कितनी हो गई है, 25 हो गई। और इसकी संख्या लगभग 460 से अधिक हो गई है, किसकी, अनुच्छेदों की संख्या हो गई। तो जब भी आपसे पूछे कि मूल संविधान में, किस संविधान में, मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तब इसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे, तो आपको बताना है कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, किसमें, हमारे मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है। तो ये अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होती है और भाग क्या होता है। तो देखिए, आपको हमारे इस YouTube चैनल पर जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी एकदम क्रम से पढ़ाई जाएंगी। और सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हर टॉपिक को सीरियल वाइज और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि हम 2-4 वीडियो डाल देंगे फिर बंद कर देंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर पॉलिटी में अगर आप जीरो हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम शुरू से वीडियो पढ़ाया जाता है। मतलब जितना भी वीडियो बनाया गया है एकदम स्टार्टिंग लेवल से बनाया गया है। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया भारतीय संविधान का उदय कैसे हुआ, भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है, मतलब परिभाषा से शुरू किया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पॉलिटी के विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे कि हमारे पेड कोर्स पर आइए या ऑफलाइन में आइए। हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैचेस चलती हैं, लेकिन हम कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं, जिसको पढ़ना है जहाँ पर वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर निश्चित रूप से जो भी वीडियो डाला जाएगा वो एकदम सीरियल वाइज डाला जाएगा। जो भी जैसे हम पहले वीडियो बनाए थे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बनाया गया है, इसका कम से कम 10 वीडियो बनाया गया और वो लाइन से वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बीच बीच में छोड़ छोड़ कर टॉपिक डालेंगे। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर हम डालेंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको उसको छोड़ना है और लाइन से पढ़ते रहना है। तो हम यहाँ पर पूरा लाइन से पढ़ाएंगे। देखिए, ये अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचियां क्या होती है और भाग क्या होते हैं। हालांकि इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे आप कोई अगर किताब पढ़े होंगे तो किताब में देखते होंगे पहले, जैसे मान लीजिए आप RS अग्रवाल पढ़ें मैथमेटिक्स की, तो उसमें देखें होंगे तो पहले लिखा रहता है कि कितने इसमें पार्ट हैं, तो उसमें पार्ट का नाम लिखा रहता है। कम से कम 45 चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर को आप मान लीजिए भाग, तो 22 भाग यहाँ पर हैं, वहाँ पर 45 चैप्टर हुआ करते हैं। और उसके बाद आप देखते होंगे कि जो क्लास 6 या 7 की किताबों में देखते होंगे उसमें अभ्यास रहता है, अभ्यास 1.1, अभ्यास 1.2। तो ये अभ्यास समझ लीजिए क्या है, अनुसूचियां हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है 1 2 3 4 5 करके, वो क्या होता है, वो होता है अनुच्छेद। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये किताब है जिसमें तीनों चीजों को समेट दिया गया है। इसको हम जब भाग 1 बताएंगे तब वहां पर अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। अब देखिए आगे समझते हैं कि हमारा भारतीय संविधान बना कैसे। तो संविधान सभा के द्वारा हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय लगा था। 63,96,729 रुपए खर्च हुए। और स्टार्टिंग में मतलब मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ये बन करके कब तैयार हुआ। देखिए, हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। जैसे आप खाना खाने जाते होंगे तो एक समय ऐसा होता होगा कि खाना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान एकदम कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया था। बस देरी थी तो इसे लागू करने की। तो हमारा भारतीय संविधान बन करके कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। और यही रीजन है कि हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, विधि दिवस या कानून दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था।
तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान कंप्लीटली तैयार हो गया था और इसे कुछ हद तक लागू भी कर दिया गया था। लगभग 16 आर्टिकल, कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेद को? 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हमारा भारतीय संविधान, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक रूप से हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। लेकिन जब आपसे ऐसे ही पूछेगा तभी बताना है कि आंशिक रूप से हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। कितने आर्टिकल लागू थे? 16 आर्टिकल। हालांकि इन 16 में 15 आर्टिकल थे और 16वां ये बताता था कि ये 15 आर्टिकल लागू होते हैं। समझ गए कि नहीं? तो कितने आर्टिकल लागू हुए? 16 आर्टिकल। और हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से अगर लागू की बात करेगा तो हम बता देंगे कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा लागू कर दिया गया था, लेकिन कंप्लीटली लागू नहीं हुआ था। कंप्लीटली लागू नहीं हुआ था। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तब ये लागू कब हुआ? तो आप इतना तो जानते होंगे कि हमारे देश में एक दो त्यौहार मनाए जाते हैं जो बहुत ही फेमस है। एक है गणतंत्रता दिवस, एक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम तब मनाते हैं जिस दिन हमारा देश संविधान हुआ था, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ तो हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 26 जनवरी को हमारा देश मनाता है गणतंत्रता दिवस का त्यौहार। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा भारतीय संविधान कंप्लीटली लागू कर दिया गया, पूरी तरह से लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। तभी आप 26 जनवरी को लड्डू खाने जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान मतलब इसमें जितने भी प्रावधान बनाए गए थे ना, सबको लागू कर दिया गया और हमारा देश एक लोकतंत्र बन गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह लागू कर दिया गया। और इस दिन को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में, रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। तो आप ये सोचिए कि बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? आखिर ऐसा क्या रीजन था? तो देखो, इसका बहुत बड़ा रीजन है। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो 1930 में, कब? 1930 में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस। हमारे भारतीय सेनानी जो उस समय के थे उन्होंने कहा कि हम आजाद हो गए। 26 जनवरी 1930 को ही उन्होंने स्वाधीनता दिवस मना लिया। रावी नदी के किनारे उन्होंने झंडा वंडा फहरा दिया। तो ये 26 जनवरी हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। तो हमारे देश के लोगों ने सोचा कि ये 26 जनवरी का दिन बेकार न जाए, हम ऐसा करते हैं कि संविधान भले ही 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया है, तो इसको हम लागू कर देंगे 26 जनवरी के दिन ही। और 26 जनवरी कब आएगा? देखिए, 26 नवंबर के बाद दिसंबर और जस्ट अगले महीने बाद आ जाएगा आपका जनवरी। और भाई डेट भी सन भी बदल जाएगा, 1950 हो जाएगा। तो संविधान 26 जनवरी को इसीलिए लागू कर दिया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मना लिया गया था रावी नदी के किनारे पर। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया जाता है और कोई दिन नहीं। तो 26 जनवरी क्या 1 जनवरी चुन लेना था, पूरा दुनिया सेलिब्रेट करती 1 जनवरी को। तो वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर से मनाते हैं, 1 जनवरी को हमारा ये रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट कर लिया जाता। लेकिन नहीं, हम लोग 26 जनवरी को इसीलिए सेलिब्रेट किए हैं, इसीलिए इसे लागू कर दिया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस में ये दिन बेकार ना जाए, इस दिन की मर्यादा बनी रहे, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया जाता है। लेकिन हाँ, डेट तो भाई ये जो इरा है ये तो बदला ही जाएगा, सन तो बदला ही जाएगा ना। तो 1930 था तो 1950 हुआ, तो इसलिए। और दूसरी चीज आप सोचिए, संविधान बना के क्या तुरंत लागू कर देंगे? आप कोई खाना बना के लाए, इसे कुकर उकर लो मुंह पे फेंक दे, लो खा लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। खाना बनाएंगे, उसको अच्छे से सर्व करेंगे, तब आपको निकाल के देंगे, तब खाएंगे। और इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। तो टाइम भी लगना था और हमारा दिन भी महत्वपूर्ण था, तो इसलिए एकदम सटीक मामला बैठ गया। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और हम इस दिन हो गए
गणतंत्र, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी और ये सारी कहानी आपको जानना जरूरी है। तो हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, लागू भी कर दिया गया। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि भारतीय संविधान को लिखने का काम किसने किया था, इसकी डिजाइन को किसने बनाया था। जब हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था तब ये इंग्लिश में पूरा लिखा गया था। आज ना हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं, पहले जब लिखा गया था तो इसे पूरा किसमें लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति से सलाह मांग करके इसे हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया था। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा भारतीय संविधान किसने लिखा था, इसको तैयार किसने किया था। चलिए अब इसको देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो इस टॉपिक से अभी दो महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं। देखिए भारतीय संविधान को लिखने का काम भी किसी ने किया था और इस भारतीय संविधान को सजाने का काम भी किसी ने किया था। एक महोदय थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण। क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण। और इनकी राइटिंग एकदम मस्त थी। तो संविधान सभा वालों ने प्रेम बिहारी नारायण से कहा कि आपकी राइटिंग बहुत ही जबरदस्त है, आप क्या संविधान लिख देंगे, मतलब डिक्टिकेट कर देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर देश के लिए योगदान देना हो तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, क्योंकि उस समय तक अब इतना इनके पास पैसा नहीं था कि प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराएं। तो प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को लिखा था। क्या किया था? लिखा था। जबकि जो नंदलाल बोस महोदय थे, नंदलाल बोस ने उस हर पन्ने को सजाया था जिसमें संविधान लिखा गया था। जैसे अभी आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे संविधान की तो उसमें डिजाइनिंग बना हुआ है। ऐसे देखिए, अगर आप संविधान का ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो इसमें ऐसे कॉपी बना हुआ है, यहाँ पर एक डिजाइन बना हुआ है, इधर से डिजाइन बना हुआ है, इधर से डिजाइन बना हुआ है, ऐसे डिजाइन बना हुआ है। तो नंदलाल बोस ने इसकी डिजाइन बनाई थी। क्या बनाई थी? डिजाइन। जबकि प्रेम बिहारी नारायण ने, किसने? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, इन्होंने संविधान को क्या किया? लिखा था। और नंदलाल बोस ने क्या किया था? नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस ने संविधान के हर एक पन्ने को सजाया था। क्या किया था? सजाया था। नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पन्ने को सजाया था। जबकि लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण ने किया था, सजाने का काम नंदलाल बोस। तो याद कीजिए, नंद के लाला को बहुत ही सजाया जाता, जैसे कृष्ण भगवान थे, नंद के लाल कहे जाते हैं ना, तो उनको हमेशा सजाया जाता था। तो ऐसे आप भूल नहीं सकते कि नंद के लाल को हमेशा क्या किया जाता था? सजाया जाता था। तो नंदलाल बोस ने क्या किया था? संविधान को सजाया था। और जब इसे प्रारंभ में हमारा संविधान लिखा गया तो प्रारंभ में ये अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और बाद में राष्ट्रपति की अनुमति से, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से बाद में इसे ट्रांसलेट करवाया गया। किसमें ट्रांसलेट करा लिया गया? हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करा दिया गया। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का जनक किसे मानेंगे? तो जनक हम मानते हैं भीमराव अंबेडकर को। किसको मानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इन्हें माना जाता है संविधान सभा का, भारतीय संविधान का जनक। जनक मतलब पिता। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण ने। सजाने का काम नंदलाल बोस ने। और संविधान को शुरू में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, बाद में राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के इसे ट्रांसलेट करा के हिंदी भाषा में लिखा गया। और इनके इस संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन कहे जाते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो आज ये जो हम पढ़ा रहे थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पार्ट 2 था। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा, इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।